मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि सभी जानते हैं, गांधीवादी युग हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था और महात्मा गांधी को एंट्री अगर हम देखें इंडिया में तो 1915 में गांधी जी की एंट्री है और इसके बाद लगातार गांधी जी एक्टिव रहे हैं। 1917 चंपारण, जो नील के किसानों के पक्ष में गांधी जी ने आंदोलन चलाया बिहार में, जहां राजेंद्र प्रसाद उनके संगी साथी बने, उनके अंडर काम किया, इसलिए वो बिहार गांधी कहलाए। 1918 में दो एक साथ, एक अहमदाबाद के मिल मजदूरों वाला जो प्लेग बोनस को लेकर था और एक खेड़ा वाला। मेरे ख्याल खेड़ा वाला मैंने एक्सप्लेन समझा दिया था, लेकिन शायद किताब से पढ़ना, ये खेड़ा पढ़ा दिया था। बारदौली रहता था जितना मुझे याद है, उस दिन एक बच्चा बता भी रहा था। 1919 में एक बहुत बड़ी चीज आई थी, खिलाफत, जो पूरे वर्ल्ड के मुसलमान एक हो गए थे और उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू किया। जिन्ना ने कहा कि हमें कोई जरूरत नहीं है खिलाफत में हिस्सा लेने की, लेकिन महात्मा गांधी और अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, दो भाई थे, अली बंधु कहलाते हैं, इन लोगों ने कहा कि हम इसको चलाएंगे। और गांधी जी ने इस टाइम का फायदा उठाते हुए एक आंदोलन इसी के पैरेलल पूरे इंडिया में खड़ा कर दिया, जो इंडियंस को पहली बार इकट्ठा लेकर आया, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने बच्चों को कहा स्कूल जाना बंद करो। भगत सिंह, शास्त्री जी और इस तरह के सारे बड़े लीडर्स जो बाद में पनपे हैं ना, ये सब गांधी जी के असहयोग का हिस्सा थे एज अ स्टूडेंट। और ये वो दौर था जब पूरा भारत एक दिखाई दिया, क्योंकि सब लोगों ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सरकारी नौकरियां, न्यायालय में जाना, वकालत करना, सब छोड़ दिया और सब लोगों ने कहा कि गांधी जी जैसा दिखाएंगे वैसे रास्ते पे हम चलेंगे। बहुत अच्छी बात थी, लेकिन 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के कारण 22 लोग जिंदा जला दिए गए और इसीलिए फिर दिक्कत आई और उस दिक्कत के कारण फिर गांधी जी ने कहा कि आंदोलन वापस ले लेते हैं। इसीलिए कांग्रेस में फूट पड़ी और कांग्रेस में दो हिस्से बन गए। एक परिवर्तन विरोधी, जो कि कह रहे थे कि पुराने काम करो, रचनात्मक काम, मिट्टी से बर्तन बनाना और मोमबत्तियां बनाना, शांतिपूर्ण धरने देना और सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, या इस तरह की बेसिक चीजें, चरखे चलाना वगैरह। और दूसरा वो जिसने ये कहा परिवर्तन करो और परिवर्तन करने के लिए पहले पोजीशन हासिल करो, किसी पद पे पहुंचो, कहीं जाके बैठो ऐसी सीट पर जहां की तुम्हारी चल सके। तो परिवर्तनवादी और परिवर्तन विरोधी। परिवर्तनवादी ही स्वराज पार्टी के निर्माता बने। इनमें CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू और NC केलकर बड़े आदमी हैं। ये कांग्रेस से अलग नहीं हुए, ये कांग्रेस का ही हिस्सा थे, लेकिन कांग्रेस में रह के इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और 1925 में विट्ठल भाई पटेल की जीत होना असेंबली में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी गई, लेकिन धीरे धीरे करके ये कहीं ना कहीं कमजोर होते गए और फाइनली जाके स्वराज दल खत्म हो गया। 1923 में जो पार्टी बनी थी, इससे लेके 27 तक कोई भी खास राजनीति में बड़ा काम नहीं हुआ। फिर एक ऐसा कमीशन आया जिसका नाम है साइमन कमीशन। नाम इसका कुछ अलग था, लेकिन क्योंकि जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे तो कमीशन का नाम भी रख दिया साइमन कमीशन। 1927 नवंबर में ये बात हुई कि ये आएगा और फरवरी में ये आ गया। इसका हमने हर जगह विरोध किया और इसी विरोध के चलते हमारे देश के एक बहुत बड़े लीडर, जिनका नाम आप जानते हैं, लाला जी, एक्सपायर हुए, क्योंकि लाठियां इतनी ज्यादा पड़ी कि गुम चोट उनके शरीर में लगी, इंटरनल ब्लीडिंग, और उनकी मौत हो गई। इस मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भगत सिंह और उनके संगठन ने कहा कि ये देश की बेइज्जती है, हमारे सामने हमारा एक लीडर लाठियों से पीट पीट के मार दिया। अगर कोई आम आदमी मारा जाए तो फिर ये लगता है कि चलो कोई नहीं, अंग्रेज घटिया हैं, लेकिन अगर वो लीडर्स को पीट पीट के मार सकते हैं तो वो तो यहाँ के शेर बन के बैठ गए। और इसको कहीं ना कहीं उनके दिमाग में डालना पड़ेगा कि ऐसा करना आसान नहीं है और इसका बदला हम लेंगे। यही कारण है कि 1929 में 28 में इस घटना के बाद सैंडर्स हत्याकांड हुआ और 1929 में बम फेंका गया और उस बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी दी गई और धीरे धीरे इंडिया की जनता का झुकाव क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की तरफ चल पड़ा, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक झटका लगा और कांग्रेस को लगा कि अगर अब हमने इंडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया तो ये जो बॉल है ना, ये उनके कोर्ट में चली जाएगी और फिर क्रांतिकारी डिसीजन मेकर होंगे। इसीलिए इसी दौर में 1929 में एक शब्द आया, पूर्ण स्वराज, तो मैंने आपको लास्ट पढ़ा
बताया था कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपना राज चाहिए। इससे ठीक एक साल पहले 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिस रिपोर्ट के ऊपर सब हंसे थे, क्योंकि इस नेहरू रिपोर्ट से हम इंडियंस भी खुश नहीं थे। तो इनका मजाक उड़ा था कि ये कैसी रिपोर्ट है, तुम्हारे इससे दलित खुश नहीं, तुम्हारे सिख इससे खुश नहीं, तुम्हारे मुसलमान इससे खुश नहीं। अंग्रेज कह रहे हैं कि साइमन की तो तुमने कह दिया कि वापस जाओ, गो बैक साइमन, लेकिन तुम अपनी रिपोर्ट से इंडियंस को खुशी नहीं कर पाए, तो क्या फायदा ऐसी रिपोर्ट का। इसी रिपोर्ट के लिए हमने कहा एक साल तक या तो हमारी रिपोर्ट में लिखी बात को मान जाओ, और नहीं मानते तो फिर हम पूर्ण स्वराज के लिए लड़ेंगे। और फाइनली 1929 में पूर्ण स्वराज का मुद्दा बड़ा बना दिया गया, और इस पूर्ण स्वराज के मुद्दे के कारण हम लोगों के मन में ये आ गया कि भाई अब हम लोगों को देश की आजादी के लिए सब कुछ करना है। तो अब दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस जो कह रहा है कि पूरी तरीके से स्वराज चाहिए, और एक क्रांतिकारी जो कह रहे हैं अंग्रेजों को भगाना है हर कीमत पर। दोनों एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन तरीका अलग है। कांग्रेस का तरीका था गांधी जी का, यानी अहिंसा का यूज करो भाई देश की आजादी के लिए, सत्य का यूज करो, सत्याग्रह का यूज करो। वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारियों की बात करूं तो ये कहते थे बम की राजनीति क्यों ना करें, हम पिस्तौल का यूज क्यों ना करें इनको मारने के लिए, और हम अगर हमें मौका मिले तो हम उसका फायदा क्यों ना उठाएं, अगर ये परेशान हैं तो हम क्यों ना इनको पीटे, मारे, भगाएं, इनको दुखी करें। ये दो अलग बातें हैं। महात्मा गांधी की थ्योरी क्या है बता दूं। महात्मा गांधी का कहना है कि अगर कोई आदमी परेशान है, जैसे अंग्रेज ही क्यों ना हो, तो उनकी परेशानी का फायदा मत उठाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंग्रेजों की परेशानी क्या हो सकती है कि इनके ऊपर अटैक कर रहा है कोई वर्ल्ड में, तो हम क्यों ना फायदा उठाएं। कोई इनको दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो हम भी उस टाइम इनको परेशान करें ताकि ये दुखी होकर इंडिया को छोड़ के भाग जाएं। ये क्रांतिकारियों का कहना था, ये सुभाष चंद्र बोस का भी कहना था। तो ये कहीं ना आपस में टारगेट तो एक है, लेकिन रास्ते और विचारधाराएं अलग अलग हैं, क्रांतिकारियों की और कांग्रेस की। इसी दौर में महात्मा गांधी ने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक, मैंने आपको बहुत अच्छा आंदोलन समझाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। ये सविनय अवज्ञा क्या था, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन हम आपकी गलत चीजों को मानेंगे नहीं। और गांधी जी ने कहा सबसे बेसिक चीज क्या है, नमक, इसीलिए इन्होंने नमक आंदोलन से शुरुआत की और पैदल चले कितने दिन, 24 दिन तक। कितने मील रोज चले, 10 मील, तो कितना मील हो गया, 240 मील। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 390 किलोमीटर। ठीक है, इतना चलने के बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, और ये 12 मार्च से चलते चलते 5 अप्रैल की यात्रा थी। 6 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे नमक कानून तोड़ दिया गया, और यहां से शुरुआत हो गई सविनय अवज्ञा आंदोलन की। बहुत अच्छा आंदोलन था। जनता धीरे धीरे फिर गांधी के पीछे पीछे चल पड़ी, जैसे कि गांधी जी चाहते भी थे। 1930 का यह आंदोलन पूरे देश में फैला। तटवर्ती इलाकों में, साउथ इंडिया में सी राजगोपालाचारी ने भी ऐसी ही यात्राएं की। तो देश भर में जगह जगह शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, महिलाएं भी आगे आ गई, स्कूल छोड़े गए, कॉलेज छोड़े गए, टैक्स देना बंद कर दिया, और बड़े पैमाने पे हमने कहा कि इंडियंस अंग्रेजों का विरोध करेंगे हर गलत काम में। 1930 का यह आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों ने एक पैतरा चला, अपनी एक चाल चली, और क्या किया, जानबूझ के 1930 के एंड में, एंड का मतलब यहाँ है नवंबर से जनवरी तक 1931 आ जाएगा, एक बैठक रखी इन्होंने। ये बैठक जानबूझ के इस टाइम पे रखी गई, और ये लंदन में रखी गई, और इसको नाम दिया गया RTC, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन। ये लॉजिक क्या था बता दूं, ये फर्स्ट टाइम है जब अंग्रेजों ने ये माना कि अंग्रेज बराबरी दे रहे हैं भारतीयों को, कि कम से कम तुम्हें बैठा के तुम्हारी बात सुन रहे हैं, मानेंगे नहीं अभी ये, लेकिन सुनने की कम से कम बराबरी कर दी। ऐसी एक गोल मेज थी। अगर मेज ऐसी होती है ना, तो इस मेज पे मुखिया हमेशा या तो इधर बैठता है या इधर बैठता है, और सुनने वाले इधर बैठते हैं। ये तरीका होता है, सलीका होता है ये। जैसे डाइनिंग टेबल भी होता है ना, तो जो सबसे अलग होता है वो कहते हैं हेड ऑफ द फैमिली की जगह होती है। कहीं अगर मीटिंग चल रही है तो जो टेबल अगर रेक्टेंगुलर है तो जो इधर बैठेगा वो हेड है, उसकी सब सुनेंगे। लेकिन अगर मेज गोल होती है तो इस पे कोई हेड नहीं होता, यहाँ सब बराबर होते हैं। तो इसलिए इंडियंस को जब बुलाया बात करने के लिए, तो ऐसी मेज नहीं थी, वो मेज ऐसी थी, यानी अंग्रेजों ने भारतीयों को कम से कम बराबरी का दर्जा दिया, और इसी को नाम दे दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन। क्योंकि इसमें एक तो सब एक दूसरे को इजीली देख पाते हैं, और इसमें कोई एक हीरो नहीं माना जाता। इस RTC को रखा गया लंदन में।
हमारे इंडिया से बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस ने कहा हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम अपना आंदोलन चला रहे हैं। और कांग्रेस बराबर क्या था? गांधी, या कह लो गांधी ही कांग्रेस थे। तो क्या सारी इंडिया कांग्रेस थी? नहीं, इंडिया में कांग्रेस के पैरेलल में जो ये दलित वर्ग था ये अलग से काम कर रहे थे, जो सिख थे ये अलग काम कर रहे थे, जो मुस्लिम लीग थी ये अलग काम कर रही थी, जो हिंदू महासभा थी ये अलग। ये मत सोचना कभी भी कि इंडिया सिर्फ एक कांग्रेस था, नहीं, ऐसे ढेर, मैंने तो ये बड़े बड़े लिखे, ऐसे ढेर संगठन थे, देसी रियासतें अलग थी, सब अलग अलग अपने अपने फायदे की सब बात सोचते थे, लेकिन इंडिया के फायदे की बात उस टाइम पे सोचती थी कांग्रेस, और कांग्रेस इज इक्वल टू थे गांधी जी। तो आरटीसी बुलाई गई, आरटीसी में ये सब पहुंचे, सब गए, लेकिन कांग्रेस नहीं गई, और कांग्रेस इज इक्वल टू गांधी इज इक्वल टू मेन इंडिया था। गांधी की ही तो बात सारा भारत मानता था। आप दलित वाले संघ की बात तो सिर्फ दलित मानेंगे, सिखों की बात सिर्फ सिख मानेंगे, तो इंडिया सिख थोड़ी अकेला, ना इंडिया अकेला दलित है। अब मुस्लिम्स की बात तो सिर्फ मुस्लिम मानेंगे, मुस्लिम लीग की, ऐसे ही हिंदू महासभा की सिर्फ हिंदू सुनेंगे, तो इंडिया सिर्फ हिंदू थोड़ी है, इंडिया में और भी कम्युनिटी है। इसलिए कहा गया कि ये बेशक आ गए 76 लोग, पता नहीं 70-80 लोग गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये यहाँ गए, बैठे, और अंग्रेजों को लगा कि यार अगर गांधी नहीं आया ना, कांग्रेस नहीं आई, तो फिर कोई फायदा नहीं इनसे बातचीत करने का, क्योंकि इंडिया करेगा वो जो गांधी कहेंगे, इनके कहने से इंडिया में कोई कुछ नहीं करने वाला सिवाय मुट्ठी भर लोगों के। तो इस पहली आरटीसी को जो बुलाया गया 1930 के एंड में, ये फेल रही, ये असफल रही। इसके फेलियर का कारण क्या था? ये नहीं गए, इन्होंने बायकॉट किया। इन्होंने बायकॉट क्यों किया? क्योंकि ये अपना आंदोलन चला रहे थे, भाई हम अपना आंदोलन चलाएं या तुम्हारी फालतू की आरटीसी में आए, तो गए ही नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये बात फील हो गई अंग्रेजों को कि अगर हमें किसी भी चीज पे कोई डिसीजन लेना है ना, तो गांधी को हर हाल में इंडिया से लाना पड़ेगा, क्योंकि गांधी यहाँ आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तो ही वो लोगों के बीच में हमारी बात को रखेंगे। ये जितने लोग आए हैं ये इंडिया तक हमारी बात थोड़ी पहुंचाएंगे, ये दलितों तक एक ग्रुप तक पहुंचा देंगे, ये सिखों के ग्रुप तक पहुंचा देंगे, मुसलमानों तक, लेकिन इंडिया मतलब गांधी, और गांधी को बुलाए बिना हमारा काम बनना नहीं है। इसीलिए 1931 में इरविन के ऊपर दबाव आया, और इरविन ने इस दबाव के चलते गांधी को बुलाया। गांधी उस टाइम इसमें थे, अपना मुंबई के आसपास, गुजरात के आसपास ज्यादा एक्टिव रहते थे वो। तो गांधी को बुलाया इरविन ने दिल्ली में, और ये इन दोनों के बीच का एक समझौता होना तय हुआ, जिसको नाम दिया जाता है दिल्ली समझौता। गांधी इरविन पैक्ट भी बोल देते हैं, और दिल्ली समझौता भी। 1931 यानी आंदोलन अभी चल रहा है, सविनय अवज्ञा वाला, जिसमें कि हम लोग सारी आज्ञाओं को पालन नहीं कर रहे, स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए, और इस तरह के काम। तो इरविन ने कहा भाई देखो, ऊपर से महारानी ब्रिटेन और एमपी जो हैं उन लोगों ने कहा है कि आपको इस बार आरटीसी में हिस्सा लेने जाना पड़ेगा। तो गांधी जी जब, अच्छा एक चीज और बता दूं, जब गांधी यहाँ उतरे थे, मैंने शायद बताया भी हो, रेल से जब उतरे तो गांधी से मिलने बहुत सारे लोग गए। ये घटना है 1931 के स्टार्टिंग की, बहुत स्टार्टिंग की। तब तक भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को फांसी नहीं हुई थी। 23 मार्च की फांसी है ना उनकी, तो ये घटना उससे पहले की है। ये जनवरी फरवरी की घटना है जो मैं आपको बता रही हूँ, फरवरी के आसपास की। तो वो भीड़ मिली जाके इनसे, और कहा गांधी जी आपको इरविन ने बुलाया, आप आए, ये तो बात पक्की है कि इरविन को आपसे काम है, तभी इरविन आपको बुला रहा है। और वो काम भी सब जानते थे, क्योंकि आरटीसी में फेल रही है आरटीसी, और इसके ऊपर दबाव है, तो इरविन आपसे कुछ भी कह के इस आंदोलन को रुकवाने की कोशिश करेगा, और इरविन कोशिश करेगा कि आप लंदन चले जाएं। गांधी भी ये बात जानते थे, उन्होंने कहा बिल्कुल। तो भीड़ ने कहा हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप इरविन की कोई बात मानना चाहे ना मानना, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ एक बात मान लेना हमारी तरफ से, जनता की तरफ से, कि इरविन पे एक दबाव बना देना कि भैया इरविन तेरे सारे काम मैं मान लूंगा, बशर्ते तो उन 3 लड़कों को जो अगले महीने फांसी होने वाली है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको माफ करवा दे। महात्मा गांधी की बहुत सारी डिमांड थी, एक डिमांड लोगों ने ये भी जुड़वा दी। गांधी जी गए इरविन के पास, बैठे, बातचीत हुई। अब ये नहीं पता कि ये सच्ची है या झूठी घटना। गांधी जी का कहना है कि मैंने ये बात रखी थी, लेकिन वो माना नहीं इरविन। लेकिन हम इंडियंस को ऐसा फील हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इरविन के ऊपर राजनीतिक दबाव, उसके देश का, उसकी महारानी का, उसके एमपीज का, और उसको कहा है किसी भी कंडीशन में गांधी को भेज यहाँ, और वो गांधी की बात ना माने। ऐसा होना मतलब हमें लाजमी नहीं लगता कि ऐसा हो सकता था। हमें ये लगता है कि हर हाल में गांधी की बात
को प्रेशर था ना। अब ये नहीं पता गांधी ने दबाव देके ये बात नहीं कही या गांधी जी ही नहीं चाहते थे कि शायद भगत सिंह की फांसी टल जाए। अब ये किसी को नहीं पता, गांधी जी जाने, उनकी आत्मा जाने, उनका मन जाने, उनका भगवान जाने कि क्या गांधी जी ने कोशिश की या वो दिखावटी कोशिश की या कोशिश की ही नहीं। अब ये भी नहीं पता कि इनमें से कौन सी बात सच है। खैर, गांधी जी का कहना था बाहर आने के बाद कि मैंने इरविन के सामने बात रखी पर इरविन माना नहीं। जब ये बात हुई ना तो एक बहुत बड़ी भीड़ गांधी जी से गुस्से में आ गई और नौजवान भारत सभा ने पंजाब में घोषणा की कि अगर गांधी यहाँ आ गया ना तो हम उसको मार देंगे, हम जिंदा जला देंगे। इतने गुस्से में थे नौजवान। नौजवान भारत सभा कौन सी? जो भगत सिंह ने जिसमें सबसे बड़ा योगदान दिया, उन्हीं की बनवाई हुई थी 1926 के आसपास। नौजवान भारत सभा ने खुले स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर गांधी पंजाब की तरफ आ गए ना तो हम उनको जिंदा जला देंगे। गांधी ने जानबूझ के इन लड़कों को बचवाने की कोशिश भी नहीं की, वरना गांधी अगर सामने आते। ये हम नहीं कह रहे, ये नौजवान भारत सभा कह रही है और हो सकता है कि उनकी बात में सच्चाई हो, मुझे नहीं पता। क्योंकि देखिए, ऐसे को प्रेडिक्ट कर देना ये बेवकूफी होगी। क्या पता गांधी जी ने सच में कोशिश की हो और अगला ना माना हो, क्या पता गांधी जी की इच्छा ना रही हो मनवाने की, क्या पता गांधी जी ने बात ही ना रखी हो, किसी को कुछ नहीं पता। ये तो वो लोग जो गए वही जानते थे कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। खैर, दिल्ली समझौता हुआ, गांधी जी बाहर आए, लेकिन सब बातें मान ली इरविन ने, सिर्फ ये बात नहीं मानी। लोगों को रिहा करने की बात भी मान ली कि छोड़ देंगे इंडियंस को, लेकिन इन तीनों को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने सैंडर्स के हत्याकांड को अंजाम दिया। चलिए, 1931 गांधी इरविन की बात मान के अपना आंदोलन बीच में रोकने को तैयार। गांधी ने कहा मैं दो बातें मानूंगा। इरविन सारी मान रहा था, इन्होंने दो बातें रखी। पहला, मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो मैंने स्टार्ट किया था नमक यात्रा से स्थगित कर दूंगा। पहली बात ये मान ली गांधी ने। दूसरी बात इरविन ने रखी, आप आरटीसी में हिस्सा लेने लंदन जाएंगे। गांधी जी मान गए, दोनों बातें मान गए गांधी जी। जब गांधी जी ने ये बात मानी ना तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी जी, आपने तो 12 साल की पुरानी मेहनत पे पानी फेर दिया। कैसे? 1920 में आपने असहयोग आंदोलन चलाया, आज 1931 है, 12 साल लगभग हो गए, 20 भी पूरा था ना, 20, 21, 22 तो 12 साल। इन 12 सालों में से पहले अगर हम देखें, जहां हम खड़े थे बेचारे भारतीय जिनके बस की कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, आज भी तो हम वापस वहीं खड़े कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपने असहयोग वापस ले लिया था और अब आपने दूसरा बड़ा चलता आंदोलन जिसमें बच्चे भी कूदे, विद्यार्थी भी कूदे, सैनिक भी है, सब आए, वो भी आपने वापस ले लिया। तो आपने 12 साल पीछे वहीं तो ले जाके हम खड़े कर दिए जहां हम 1919 में थे। तो सबने, बड़े बड़े जो समझदार लोग थे ना, उन्होंने गांधी जी को कहा कि गांधी जी आपकी ये गलती है। लेकिन गांधी जी ने क्या दलील दी कि भैया तुम अभी उतने समझदार नहीं हो, मैंने क्यों वापस लिया बता देता हूँ, वो हमें भी पता होना चाहिए। गांधी जी ने कहा जो ये जन आंदोलन होते हैं ना, जैसे गांधी जी क्यों ठीक थे ये भी सुन लो ना। जन आंदोलन, इनको बनाए रखना, चलाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है किसी को भी एकदम उकसा के स्टार्ट करवा देना कि चलो आंदोलन करेंगे, लेकिन इनको मेंटेन रखना, इन आंदोलनों को चलवाए रखना, ये बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो जनता होती है ना, वो जितनी जल्दी जागती है उतनी जल्दी वो हट भी जाती है पीछे। उसमें जनता में, आम जनता में उतना आत्मबल नहीं होता, आम जनता में उतनी चेतना नहीं होती, वो उतना सहन करने की, पीड़ा सहन करने की ताकत नहीं होती, उतनी शक्ति नहीं। एकदम से तो कर लेंगे ये, लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये हटने लगते हैं और ये सच्चाई है। आप देखो इस चीज की बिल्कुल सच्चाई, अपने एक बार दिमाग पे जोर डालो, इसको गांधी के मुद्दे से हटा दो। निर्भया कांड याद करो तो पूरा भारत सड़कों पे था, याद है? ठंड के दिन थे दिसंबर के, और दिल्ली में आपने अगर टीवी देखा हो तो कैसे भीड़ पे पानी, ठंडे पानी की बौछार, और लोग फिर भी कैंडल मार्च और इंडिया गेट पे धरने, और ये लग रहा था कि सच में परिवर्तन आ जाएगा। वो 2012 की घटनाएं है ना, वो आज 2020 है, कितना परिवर्तन आ गया। वो जन चेतना जो दिखाई दी थी इंस्टेंट, वो कहाँ है आज? हाथरस में आप देखो सब लोग पहुंचे हुए हैं, लग रहा है कि देश बदलेगा, कुछ होगा, लेकिन आप एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद देख लेना, पता भी नहीं रहेगा। अभी पिछले साल की तो घटना है, इस साल से कुछ पहले एक और वो था ना एमपी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, यूपी का ही था, उसका नाम कितना उछला था कि उसकी मेंबरशिप हटाओ, ये कर दिया, वो कर दिया। उस लड़की को सरेआम जला दिया, उसके परिवार को कैसे ट्रक को, नंबर को काली प्लेट करके, और पूरी उसकी, जिसमें वो जा रही थी, उसकी चाची, उसकी मम्मी, ड्राइवर और वकील थे, उस पर गाड़ी चढ़वा दी। और फिर जब फाइनली वो लड़की नहीं मरी, वो भी बड़े सख्त थी वो लड़की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, क्या बड़ा कोई एमपी था ना, वो बहुत बड़ा एमपी एमएलए था,
अभी दिमाग से निकल गया, क्या नाम था उसका, पीछे न्यूज में रहा था वो बहुत ज्यादा। अब देखो दिमाग में क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो घटना दिमाग से बहुत दिनों से बाहर थी। तो क्या हुआ, उसका क्या बिगड़ा, उस लड़की को जब भी वो बच गई ना, कितनी कोशिशें की मरवाने की, फिर भी बच गई वो बच्ची। और फिर क्या किया कि उसको उसके घर में उस झोपड़ी में घुस के और जिंदा जला दिया। क्या बिगड़ा इस देश का, क्या बदलाव आया, क्यों? क्योंकि जन संघर्ष, गांधी जी की बात मुझे सच्ची लगती है बिल्कुल, कि जनता में इतना आत्मबल नहीं होता। ये एकदम से तो उठते हैं लेकिन ये लंबे नहीं टिक सकते। फिर कुछ दिन, 2-4 दिन बाद इनको समझ में आता है कि यार घर पे बीवी बच्चे भी हैं, माँ बाप भी है, भैंस भी बंधी हुई है, खेत भी है, तो ये कैसे मेंटेन कर लेगा आजादी की लड़ाई को, इसको घर जाना पड़ेगा। इनके अंदर वो चेतना कुछ टाइम के लिए तो जागृत होती है, लेकिन फिर कहाँ चली जाती है। दूर मत जाओ, अपने आप को देखो, तुम सब यंग हो ना, अभी तुमने ट्विटर अभियान चलाया, आत्मबल था, चेतना थी, आज कहाँ है वो आत्मबल और चेतना? सब चीजें धीरे धीरे पीछे हट जाती है ना, खत्म हो जाती हैं। और ये सच्चाई है, इसको हमने भी देखा है, ऐसा बहुत नॉर्मल है, नेचुरल है। इस बात को गांधी जी भी जानते थे, इस बात को अंग्रेज भी जानते थे कि ये जो इंडियंस इतने एंटी हो रहे हैं ना हमारे खिलाफ, ये कुछ महीने के चोंचले हैं इनके, फिर ये भाग जाएंगे। ऐसा आज भी होता है, जब विरोध प्रदर्शन होता है, कोई गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, डीसी के पास आते हैं, तो आप देखो एक बड़ी भीड़ आती है। जब कहीं कहीं धरना बैठता है, आमरण अनशन पे, तो इकट्ठे बहुत लोग बैठते हैं। फिर अगले दिन देखे 50% आते हैं, फिर 3 दिन अगले दिन बाद 25%, फिर 5%, फिर इक्के दुक्के। तभी तो सरकार दबाव में नहीं आती। सरकार दबाव में तब आती है जब लगातार वो चीज चलती रहे। ऐसा हो नहीं सकता, हर एक आदमी की अपने घर पे मजबूरी होती है। गांधी इस बात को जानते थे, इसीलिए गांधी ने कहा कि भैया जो चीज मैंने स्टार्ट की थी ना, वो स्टार्ट करना बहुत आसान था, लेकिन उसको चलाकर रखना, चलवाए रखना इम्पॉसिबल है। कि ये जो भीड़ मेरे पीछे पीछे हजारों की थी ना, आज मैं इसको कहूं तुम्हें 2 साल तक ऐसे ही रहना, तो ये चल नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके बीवी बच्चे हैं, इनके माँ बाप हैं, इनके खेत खलिहान है, इनको काम करना है। ये धीरे धीरे जाने लगेंगे अपने अपने रास्ते पर, और ऐसी सच्चाई है। हुए आपने कहीं विरोध प्रदर्शन किया, सारे बेरोजगारों ने, किसी डीसी के दफ्तर के बाहर, तो आप कितने दिन जाएंगे उसमें? अगर मान लीजिए 1 दिन गए, 2 दिन गए, 1 हफ्ता गए, क्या आप 10 महीने चले जाएंगे? रोज नहीं जा पाएंगे, आपके काम निकल आएंगे। धीरे धीरे भीड़ छटती छटती छटती, फाइनली क्या होगा, 2 लोग 4 लोग। और पुलिस इस बात को अच्छी तरह जानती है कि जो ये हुजूम उबड़ता है ना, ये कुछ मिनटों का होता है, कुछ घंटों का होता है, ये हफ्ता भी नहीं पकड़ता। ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, आप इसको चाहे मानो चाहे ना मानो। आप 10 महीने 1 साल कहीं रोज जाएंगे नहीं किसी प्रदर्शन में, आप 10 दिन भी नहीं जाओगे, महीना तो बहुत दूर, 10 दिन भी नहीं जाओगे। 1 दिन आप चल पड़ोगे, लेकिन 10 दिन लगातार आप जाओगे नहीं, आपके काम निकल आएंगे सबके। गांधी जी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अब हमें मौका मिला है। 1930 में मैंने ये मार्च में, अप्रैल में चलवाया, ये चला, 5-6 महीने हो गए, धीरे धीरे लोग घटते जा रहे हैं, और अब हमारे सामने इरविन ने ऑप्शन रखा है कि हम लोग इसको रोक दें। तो बेइज्जती करवा के भी तो रोकना पड़ेगा ना, जब जनता आएगी नहीं मेरे साथ तो फिर बेइज्जती होगी। उससे बढ़िया ये बहाना, एक तरह का एक ये मान लीजिए कि सामने हमने ये ऑप्शन रख दिया कि भाई अंग्रेजों ने हमारे सामने ऑप्शन रखा है, इसलिए हम इसको रोक रहे हैं। अपने आप भी रोकना पड़ेगा। ये लीडर्स समझ, जनता को नहीं पता है बातें, लीडर्स समझते थे। और इसीलिए गांधी जी ने दलील दी कि जन आंदोलन अब लंबा नहीं चलेगा, ये खत्म करना पड़ेगा। अगर अब कर देंगे तो इज्जत से खत्म करेंगे, कहेंगे हम लोगों ने अंग्रेजों के कहने पे खत्म किया, नहीं तो धीरे धीरे बेइज्जती होगी, लोग दिन नहीं खाएंगे, फाइनली रोटी भी खाएंगे, नौकरी पे भी जाएंगे, कमाएंगे भी ना। तो हमारी बेइज्जती होने से अच्छा अपने पार्ट को आगे रखें और कहें हमने अपने आप आंदोलन रोका है। तो गांधी जी की दलील भी पढ़ के समझ में आती है कि ठीक थी। वैसे तो गुस्सा आता है गांधी जी ने क्या किया, लेकिन अगर गांधी की बात सुने तो लगता है कि हाँ, इस बात में दम था और गांधी ने समझदारी से काम लिया था, कम से कम यहाँ पर। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं आरटीसी में हिस्सा लेने लंदन चला जाऊंगा, और क्या रोक दूंगा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। और गांधी जी कांग्रेस, गांधी जी मतलब कांग्रेस के बिहाफ पर महात्मा गांधी हिस्सा लेने के लिए पानी के जहाज में बैठकर और यहां से चल पड़े। पानी के जहाज में बैठकर और लंदन पहुंच गए। ये 1-2 दिन की बैठक नहीं थी। आरटीसी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, महीनों चलती थी। तो यहाँ पे ये फिर महीनों चलनी थी। अब ये सितंबर में स्टार्ट हुई है इस बार, और ये नवंबर तक चलेगी। पिछले वाली नवंबर से दिसंबर चली थी। तो ये अब दूसरी आरटीसी है, सेकेंड आरटीसी। इसमें हिस्सा लेने गए हैं ये, और कांग्रेस की तरफ से इकलौता चेहरा कौन है? गांधी। और भी लोग गए हैं, ऐसा नहीं गांधी अकेले गए, लेकिन कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने गांधी
गांधी गए, सरोजनी नायडू भी इसमें गई हैं, मदन मोहन मालवीय भी इसमें गए हैं, और भी बहुत सारे लोग गए हैं। ठीक है, एनी बेसेंट भी गई थी अपनी जेब से पैसा खर्च करके, और मदन मोहन मालवीय भी। तो गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस को। अब वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी हैं, यहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स बैठे हैं, यहाँ अंबेडकर भी हैं, यहाँ तेज बहादुर सप्रू भी हैं, मदन मोहन मालवीय भी हैं, अंग्रेज भी हैं। तो गांधी जी ने नोटिस किया कि सब लोगों को, जैसे मान लीजिए ये मुस्लिम लीग वाले हैं, ये हिंदू महासभा वाले हैं, ये सिख वाले हैं, ये दलित वाले हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सब लोग जो है ना अपने अपने फेवर की बात करते हैं, बस अपनी बात, इनको इंडिया से कोई मतलब नहीं। ये अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आ गया, ये अपनी हक की, ये अपने की और ये अपने की। गांधी जी ने फील किया, मान लीजिए यहाँ गांधी जी बैठे हैं, इन्होंने फील किया कि इन सब में से किसी को इंडिया से कोई मतलब नहीं। हिंदू चाहता है हिंदुओं का फायदा हो, मुसलमान चाहता है मुसलमानों का, सिख चाहता है सिखों का, और अंबेडकर चाहते हैं दलितों का, किसी को भी इंडिया से मतलब नहीं। ये बात बहस बन गई, और इस बहस में ये सब एक तरह से आमने सामने हो गए। अंग्रेज तो बाद की बात है, पहले तुम तो एक हो जाओ। अंग्रेज तुम्हें जब आजाद करेंगे, जब तुम में यूनिटी होगी। तुम में यूनिटी नहीं है। तुम्हारे लिए आजादी का मतलब है दलित बस आजाद हो जाएं, तुम्हारे लिए आजादी का मतलब बस मुसलमान आजाद हो जाएं, तुम्हारे लिए मतलब हिंदू। इंडिया की आजादी की किसी को चिंता है, फिक्र है? गांधी जी इस बात पे अड़ गए, और इसीलिए ये सेकेंड आरटीसी असफल हुई, ये फेल रही। 2 आदमी लगातार हर साल आरटीसी में गए, 3 आरटीसी में। एक तो अंबेडकर तीनों आरटीसी में गए, और एक गए थे तेज बहादुर सप्रू। ये पेपर में आ जाते हैं, तेज बहादुर सप्रू, ये इनका नाम था। ये 2 आदमी हैं जो 3 साल लगातार आरटीसी में जाएंगे। तो गांधी जी सिर्फ सेकंड में गए। इसको कहा गया भाई ये असफल हुई, फेल हुई। वापस आए गांधी जी, आके अपना आंदोलन चलाने की थोड़ी एक्टिंग मान लो, ये दिखावट कि भाई हम वापस से आंदोलन चलाएंगे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, जबकि गांधी जानते थे कि अब लोग उतना इंटरेस्ट लेंगे नहीं। अंग्रेजों ने पकड़ा गांधी जी को, जेल में बंद कर दिया। 1931 की घटना है ये, और 19 आप लगा लीजिए 30 से 31 में पहला हुआ, फिर 31 में ही दूसरी आरटीसी, तो अब 32 आ गया। ठीक है, 1932 तीसरी आरटीसी से पहले की घटना है, तीसरी अभी हुई नहीं है। गांधी जी बंद हैं पूना की यरवदा जेल में। यरवदा जेल फेमस है, पूना की यरवदा जेल। गांधी जी कई बार यहाँ रहे, और भी बड़े बड़े लीडर्स भी। तो यरवदा जेल में गांधी जी बंद है। अंग्रेज बहुत चालाक हैं, उन्होंने देख लिया इन इंडियंस के बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं सवीने पवीने करने वाले, और ये इस तरह के लीडर्स भी हैं कि ये खुद भी जानते हैं कि इंडियंस में उतने आत्मबल नहीं है कि वो इकट्ठे होकर मरने तक लड़ सके। तो इसलिए उन लोगों ने चालाकी चली, और आरटीसी दूसरी के बाद एक बड़ा अच्छा इन्होंने अपने पार्ट पे दिखाने की कोशिश की, और हमें कहा कि हम कम्युनल अवार्ड जारी कर रहे हैं। अवार्ड क्या होता है? खुशी में दिया गया। कम्युनल मतलब, कम्युनल पता है सांप्रदायिक, नेगेटिव चीज मानी जाती है हमारे लिए। सांप्रदायिक, सांप्रदायिक अवार्ड कह देते हैं इसको। अब ये क्या था सुन लो, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, बहुत घटिया है, बहुत ज्यादा चालाक है। इन्होंने कहा हमने इंडिया में हिंदुओं को अलग हक दे रखे हैं, मुसलमानों को अलग हक दे रखे हैं, मुस्लिम्स को, और सिखों को अलग बिल्कुल दे रखे हैं। ये तुमने हमें बांटी तो रखा है, 1909 में इनको अलग किया था, और 1919 में इनको अलग किया। अब हम लोग दलितों के लिए भी लाए हैं यही सेम पॉलिसी। तो देखो कितने चालाक है, हमें और डिवाइड कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एससीज को भी हम अलग से आरक्षण देंगे, अलग सीट होंगी भाई तुम्हारी, तुम अलग क्षेत्र से लड़ोगे। जैसे मुसलमान लड़वाए थे ना, मुस्लिम लीग बनवा के कैसे मन हमारे खट्टे किया, आज तक ठीक नहीं हुए। ऐसे बोले दलितों के लिए भी आरक्षण, क्योंकि दलितों को इंडियंस परेशान करते हैं। तुम सारे इंडिया को परेशान करते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर इंडियंस में दिक्कत है तुम्हें कि इंडियंस दलितों को परेशान करते हैं। ये बात गांधी जी भांप गए कि ये बेवकूफी का फायदा उठा रहे हैं, अंग्रेज बहुत चालाक हैं। गांधी जी ने कहा दलित हिंदू हैं, दलित हमसे अलग कैसे हो सकते हैं? दलित हिंदू है, मुसलमानों में तो कोई दलित है ही नहीं, ना सिखों में कोई दलित, दलित तो हमारे सगे हैं। और तुम कौन हो ये कहने वाले कि दलित हिंदुओं से अलग हैं? दलित हिंदू आपस में एक हैं। सारे दलित जिनको हम दलित कहते हैं वो तो हिंदू हैं, और अगर वो दुखी हैं तो हम देखेंगे अपने आप। तुम उनको अलग से आरक्षण देने वाले कौन होते हो? लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं, तुम लोग अपने देश में बहुत गड़बड़ियां करते हो, इसलिए हम डिसाइड करेंगे कि किसको किस आरक्षण मिलना है, किसको नहीं मिलना। तो देखो कितनी चालाकी, हिंदू अलग, मुसलमान अलग, सिख अलग, अब दलित भी अलग कर देंगे। तो दलित अलग कर देंगे, दलित अलग होने से गांधी जी रोकेंगे कैसे? गांधी जी इस जेल में हैं, इस जेल में गांधी जी आमरण अनशन कर देंगे।
भूख हड़ताल पे बैठेंगे 20 सितंबर 1932 को। गांधी जी खाना पीना छोड़ देंगे, पानी पीना बंद कर देंगे, खाना भी छोड़ देंगे और कहेंगे अगर दलित अलग हो गए ना तो मेरा जीना से बढ़िया मैं मर जाऊं। मेरे मरने के बाद मेरे मरे हुए शरीर पे बेशक तुम लड़ना मरना अलग होना, लेकिन जब तक मेरी सांस है दलित को मैं अलग मानता नहीं। ये हिंदू हैं, इनको हम अलग नहीं होने देंगे, ये हमारे सगे हैं। गांधी जी अपनी बात पे अड़ गए। गांधी जी अपनी बात दे रहे हैं, जो दलील दे रहे हैं, ठीक है। तो अब दो विचारधाराएं हैं। गांधी का क्या कहना है कि दलित हिंदू ही तो हैं, फिर हिंदुओं से क्यों अलग कर रहे हो इनको, दलित हिंदू हैं। दूसरी तरफ दलितों के जो बहुत बड़े लीडर हैं अंबेडकर, उनका कहना है गांधी जी अब आपको बड़ा याद आया कि हम लोग हिंदू हैं। जब हम लोग मंदिरों में घुसते हैं तब क्या हम हिंदू नहीं रहते? आप हमें मंदिरों में तो घुसने नहीं देते। जब हम आपके तालाब पे पानी पीने आते हैं, हम मर सकते हैं लेकिन आपके तालाब पे हम एक घुट पानी नहीं पी सकते, तब हम हिंदू नहीं रहते। हमारे बच्चे आपके बच्चों के साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते, तब हम हिंदू नहीं रहते। वैसे तो हम हिंदू हैं लेकिन आपके स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, आपकी नौकरी नहीं कर सकते, हम आपके बराबरी पे नहीं बैठ सकते, हम आपके जिस रास्ते से आप गुजरते हैं उससे नहीं गुजर, फिर कैसे हिंदू हैं हम? अब अपनी जगह देखा जाए तो अंबेडकर भी ठीक है। उस आदमी की जगह अपने आप को रख के देखो तो सब लोग ठीक है, गलत कोई नहीं है। गांधी कह रहे हैं अगर इनको भी बांट दिया तो फिर इंडिया किसके लिए लड़ेगा? सब तो अलग हो गए, फिर इंडिया कहाँ है? ये तो सारे अलग अलग बैठ गए। भाई हिंदू अलग कह रहे हैं हम हिंदू महासभा में जाएंगे, मुस्लिम कह रहे हैं मुस्लिम लीग में जाएंगे, दलित कह रहे हैं हम दलित पे लड़े। हम किस इंडिया के लिए लड़े? तुम तो अपने अपने हक के लिए लड़ लो सारे, इंडिया के लिए कौन लड़ेगा? गांधी अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन अंबेडकर भी तो अपनी जगह ठीक है। जिसको तुम हिंदू कह रहे हो उसको तुमने कौन सा हक दिया? तुमने चलने का हक दिया हो गली में, तुमने उनको पानी पीने का हक दिया हो, मंदिर में पूजा करने का हक दिया हो, साथ पढ़ने का हक दिया हो, बराबरी पे बात करने का हक दिया हो, तो मान लें कि ये हिंदू है। तुमने आज तक कभी इनको अपनी शादी ब्याह में बुलाया हो, इनके घर गए हो, साझे का पानी पिया हो, इकट्ठे तालाब में नहाया हो कोई, तो माने कि हिंदू है। तो क्या सिर्फ दिखावटी हिंदू बनाने हैं ये? और वैसे इनको इतना परेशान करना है कि ये सांस लेने में भी 10 बार सोचें। भाई जिंदा रहना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये गलत था ना। अपनी जगह ना अंबेडकर गलत थे ना गांधी, लेकिन हाँ ये भी गलत होता कि अगर इनको अलग कर देते तो जैसे मुसलमानों के प्रति मन में खटास है ऐसी इनके प्रति आ जाती। तो कहीं ना कहीं तो गलत था। गांधी जी भी कह रहे थे भाई ये मैं नहीं होने दूंगा, मर जाऊं तो बेशक ऐसा कर लेना, मेरे सामने नहीं होने दूंगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा मरना बेहतर, मैं भूखा रह के मर ही लूंगा। गांधी जी काफी एज हो चुके, आज के तो है नहीं। गांधी 1869 का बर्थ है, तो ये लगा लो 31 साल तो वहां के और 32 साल ये, तो कितने साल हो गए? 60+ ईयर्स। तो एज तो हो ही गई ना। भूखे रहेंगे प्यासे रहेंगे तो शरीर तो जवाब देगा। गांधी जी की तबीयत बिगड़ने लग गई। 20 सितंबर से खाना पीना छोड़ रखा है। 24 सितंबर को बहुत कह सुन के के बीच में सुलह करवाना चाहता है। वो आदमी है मदन मोहन मालवीय, जो भगदौड़ कर रहा है कभी गांधी के पास यरवदा जेल, कभी अंबेडकर के पास कि आप मान जाओ, आप छोटे हो, आप एक बार जाके बात कर लो, गांधी जी की विचार तो सुन लो। क्यों वो कह रहे हैं कि आपको अलग आरक्षण नहीं मिलेगा? वहां अंबेडकर जी अड़ गए कि अलग आरक्षण क्यों नहीं दोगे? मुसलमानों को दिया तो तुम्हें दिक्कत नहीं, सिखों को मिला तो दिक्कत नहीं, हमसे ही दिक्कत है, बस हमें ही दुखी करना है तुम्हें। दोनों अपनी विचारधारा से हिलने को तैयार नहीं। फाइनली जब तबीयत बिगड़ी तो अंबेडकर को लगा कि भैया ठीक है, गांधी जी बड़े हैं, और देखो सब आदर मान तो रखना पड़ता है ना। अंबेडकर जी राजी हो गए कि ठीक है मैं मिल लेता हूँ, मैं सुन लेता हूँ गांधी जी की विचारधारा, और मुझे ठीक लगेगा तो बात हो जाएगी। अब अंबेडकर और गांधी दोनों बैठते हैं पूना की यरवदा जेल में। अंबेडकर जी अपनी बात रखते हैं, यही सेम बातें जो मैंने कही, जो कि ठीक भी है। गांधी अपना व्यू रखते हैं कि भाई मैं क्यों चाहता हूं कि तुम अलग मत हो। इनकी भी समझ में आ गया, इनकी भी समझ में आ गया, इसलिए दोनों ने मिलके एक कागज तैयार हुआ जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट। ठीक है, पूना समझौता। किस किस के बीच हो रहा है ये अंबेडकर और गांधी जी के बीच है, लेकिन गांधी जी साइन नहीं करेंगे। इस पे साइन होंगे मदन मोहन मालवीय के, ट्रिपल M बोल देते हैं इनको, मदन मोहन मालवीय, और एक साइन करेंगे अंबेडकर। अब देखो पेपर में यही पूछ लेंगे साइन किसके हैं, तो गांधी मत टिक करना। समझौता हुआ गांधी और अंबेडकर के करने जो आए हैं वो आए हैं मदन मोहन मालवीय। ये वही आदमी है जो बिचौलिए की तरह कभी गांधी जी के पास कभी अंबेडकर जी के पास। ठीक है, बहुत बड़े लीडर है ये भी। इनके बीच में साइन हुए, लेकिन पूछे किस किस के बीच हुआ तो टिक करके आना है गांधी और अंबेडकर। तो 25 सितंबर, कहीं कहीं 24 लिखा है, कहीं कहीं 25 लिखा है। 24 को फाइनल बात हुई थी, 25 को साइन हो गए थे। 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया? अब अंबेडकर क्यों माने हैं वो बता दूं। गांधी जी ने कहा
कि अंबेडकर तुम्हारी कम्युनिटी के साथ गलत हुआ, मैं मानता हूँ गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका तरीका ये नहीं है कि तुम मुसलमानों की तरह अलग हो जाओ, तुम हमारे साथ रहो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें सीटें अलग नहीं चाहिए तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हारे लोगों को आरक्षण दिलवाऊंगा, तुम्हें आरक्षण मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। गांधी जी ने कहा सीटें अलग नहीं करेंगे तुम्हारी, लेकिन तुम्हें इन्हीं सीटों में जो ये जनरल है ना, इसी में आरक्षण दे देंगे। इसलिए जगह जगह लिखा होता है आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है। किसने किया था? गांधी ने। तो अब क्यों पीछे हटते हो? वैसे तो राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता ने जो कह दिया, भाई बाप ने जो वादा कर दिया, अच्छी औलाद क्या कहलाती, कौन कहलाती है? जो बाप की कही बात पे उतरे, खरी उतरे। अब तुम्हारे राष्ट्रपिता ने अगर कह दिया कि आरक्षण मिलेगा, तो पीछे कैसे हट सकते हो? ये दलील दी जाती है। इसलिए हर आरक्षण जहां SC ST के आपको दफ्तर मिलेंगे, वहां ये लिखा मिलेगा आरक्षण कोई भीख नहीं, पूना पैक्ट का वादा है। तो गांधी जी ने कोई भीख नहीं दे रखी, ये गांधी जी ने वादा किया था, उस वादे को आपकी सरकार ने निभाया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वादा निभाते 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 हमारी सरकार पता नहीं कब तलवे चाटने लग गई और गलत यूज करने लग गई चीजों का। पहले ये कहा था सिर्फ 10 साल के लिए आरक्षण होगा, सबको बराबरी पे ले आएंगे, फिर खुला कंपटीशन होगा। लेकिन वो 10-10 साल अपनी राजनीति बजाने के चक्कर में इन नेताओं ने बढ़ा के 80 साल कर दिया। हमें कोई दिक्कत नहीं आरक्षण से, अगर बराबरी हो जाए। हमारे लीडर्स ने, सच बात ये है कि जब से हम आजाद हुए हैं, 73 साल हो गए हमें आजाद हुए, 1947 से आज आप 2020 का एंड आने वाला है, अक्टूबर चल रहा है। किसी भी एक लीडर ने कभी मन से कोशिश नहीं की कि भारत में सब लोग एक हों या भारत में बराबरी हो। अगर ऐसा किया होता ना, तो आरक्षण की सच में जरूरत ही ना पड़ती। हमारे देश में कब कोशिश की गई कि हर एक इंडियन को शिक्षा दी जाए, हर एक इंडियन शिक्षित बने। आप ये देख लो शिक्षा का कितना बुरा हाल है इस देश में। अगर सच में अच्छे स्कूल हो, सारे स्कूल सिर्फ सरकारी और सब में पढ़ाई होती हो, सबको बराबरी से, 73 सालों में तो पुश्तें बदल जाती हैं। इस देश में अगर कोशिश की गई होती तो आरक्षण जड़ से खत्म हो जाता। लेकिन पहले बराबरी पर तो लाते, किसी ने कोशिश ही नहीं की बराबरी पर लाने की। जो पिछड़ा था आज भी पिछड़ा है, जो आगे था आज भी आगे है। पिछड़े को आगे आने के लिए आरक्षण का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि आप बराबरी पर सरकार लेकर ही नहीं आई। सरकार ने कोशिश ही नहीं की कि सब लोग बराबर पर आ जाएं। और अभी भी सरकार, अगर आप सोचते ना बराबरी पर लाई, कभी नहीं लाएगी। सरकार मन से चाहती है कि आप लोग इतने ज्यादा लड़े झगड़े, इतने ज्यादा एक दूसरे के एंटी रहें कि सरकार के बारे में सोचने का आपको टाइम ही ना मिले। आप सोच ही ना पाए कि सरकार ने 5 साल में किया क्या। क्या सरकार ने रोजगार की बात की? क्या सरकार ने लोगों को ठीक से कैसे रहना चाहिए इसके ऊपर कोई काम किया? या अच्छी सड़कें बनवाई, या अच्छे कॉलेजेस बनवाए, या अच्छे कोई रिसर्च सेंटर बनवाए, या यूनिवर्सिटीज बनवाई, या नई नई चीजें इंट्रोड्यूस की? कोई इस बारे में सोचता ही नहीं। 5 साल में लोगों को सिर्फ इन चीजों से मतलब होता है कि कहाँ पे किस जगह दंगे हो गए, कहाँ पे कौन सा बड़ा मंदिर बन गया, कौन सी मस्जिद में क्या काम हो गया। जैसे फालतू की बातें होती है ना, जिसका आपके जीवन से कोई औचित्य नहीं है। जिस दिन इंसान मरता है ना, वो बिल्कुल नहीं सोचता कि राम मंदिर बना था कि नहीं बना था। वो बिल्कुल नहीं सोचता कि बाबरी मस्जिद पहले हिंदुओं की थी या मुसलमानों का ही था। उसके दिमाग में ये आता है कि मैंने जो ये जीवन जिया, ये मैंने कैसा जिया। ये जीवन अच्छा कब होता है? जब आपके आसपास, आपके समाज में सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, आपके आसपास का माहौल अच्छा होता है। आप अच्छा जीवन जी के कब जाते हैं? आप अच्छा रहते हैं, अच्छे ढंग से खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, खुश रहते हैं, चारों तरफ आपको खुशहाली दिखती है। या ऐसा जीवन हो कि जिसमें आदमी खुद भी दुखी है, घर से निकलते ही उसको डर लगता है पीछे घर में चोरी ना हो जाए, गली में जा रहा है तो कोई चेन खींच के ना ले जाए, कोई बच्चे को किडनैप ना कर ले, कोई मेरी बेटी का रेप ना कर दे। इस तरह की बातें, ये कोई समाज है? आज समाज ऐसा है तो तुम खुद सोचो कैसा जीवन है ये। और ये समाज इसलिए ऐसा है क्योंकि राजनेता आपके दिमाग का विकास होने नहीं देना चाहते। इसलिए जब देखो ये भाड़े के गुंडे लाके कभी कहीं दंगे, कभी कहीं फसाद, कभी कहीं कुछ झूठी नकली बातें, ऐसी चीजें जिनका आपके और मेरे जीवन से कोई सरोकार ही नहीं है, जिसके होने ना होने से आपके और मेरे जीवन पे प्रभाव ही नहीं पड़ता, हम उस तरह की फालतू की बातों में हमेशा लिप्त रहते हैं। अब सुशांत सिंह, रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत, इनके जीवन से तुम्हारे जीवन पे क्या प्रभाव आना है, तुम्हारे जीवन पे फर्क आना है। तुम्हारे आसपास का एरिया कितना सेफ है, तुम्हारी बेटियां स्कूल ट्यूशन जाती हैं वो कितनी सेफ हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के बीमारी की कोई गारंटी, कोई श्योरिटी है कि दिक्कत हुई तो तुम्हारे साथ सरकार खड़ी हो जाएगी, या सरकारी अस्पताल वो सुविधाएं दे देंगे कोई दिक्कत आई तो। तुम्हारे बच्चों के पढ़ने के लिए सस्ते में कोई अच्छे स्कूल हैं?
इन सब से किसी को मतलब नहीं, ना ही दिमाग का यूज करना। क्यों? क्योंकि ये सब सिखाती है शिक्षा, और शिक्षित हो गया भारत तो फिर क्वेश्चन पूछेगा ना, फिर पूछेगा, भारत वाली बात हो जाएगी ना, जो कि वो झूठ मूठ में दिखाते रहते हैं, नकली फंडा उठा उठा के कि भारत पूछता है। कोई भारत ये फालतू की बातें नहीं पूछता। भारत ये पूछता है, जो पढ़ा लिखा भारत है, कि भैया रोजगार कब मिलेगा, कब हमारे बच्चे सेफ होंगे, कब हमारे पेरेंट्स की सिक्योरिटी होगी, कब हमारी सिक्योरिटी होगी, कब समाज रहने लायक होगा, कब समाज में वैल्यूज होंगी, कब समाज में बराबरी होगी। ये भारत कोई नहीं पूछता कि दंगे करवा दो और धार्मिक स्थल बनवा दो और फालतू की चीजें करवा दो। लेकिन ये बात समझाए कौन? जैसे अंग्रेज फायदा उठाते थे ना, सेम आज भी हमारा फायदा उठता है, हमें पता ही नहीं चलता। पूरे इंडिया के लोगों को आज भी सरकारें यूज कर रही हैं, और हम बेवकूफों की तरह बिना बात की बातों पे हमेशा लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। यही चीजें ये करते थे, ये भी तो यूं ही लड़ते थे, मेरी सीट मेरी सीट मेरी सीट, तभी हम गुलाम थे। और ये भी तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम आजाद नहीं हुए, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मार पड़ गई अंग्रेजों पे। नहीं तो मैं तुम्हें बता दूं, 70 साल भी हम आजाद नहीं होने थे, अगले 70 साल भी, 2020 में भी हो सकता है हम आजाद ना होते। क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कौन सी लड़ाई थी जिससे अंग्रेज डर के भागे? 20 के आंदोलन का हश्र तुमने देख लिया, 30 का आंदोलन तुमने देख लिया, 42 में कौन से हमने ऐसे झंडे गाड़ दिए थे, उसमें भी गांधी पकड़ कुछ नहीं था, वो भी हम जीरो थे, जीरो, एक बहुत बड़ा जीरो थे हम। अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं खत्म होता ना, और ये कमजोर ना पड़ते, तो ये इंडिया को कभी भी आजाद ना करते। ये तो फालतू की बात है, कुछ लोग नॉनसेंस। कौन है ये, इसका नाम बताओ जरा, कौन है ये? बिट्टू भैया, बिट्टू, और कौन है बिट्टू? और भाई ये फालतू, देखो अब ये तो प्रॉब्लम है, अब यहाँ जो पढ़ रहे हैं इनमें भी दिमाग नहीं है कुछ में। कितने ज्यादा नॉनसेंस हैं ये लोग जो आपस में भी लड़ रहे हैं। तुम पढ़े लिखे हो, तुम अपने आप को देखो, तुम्हारा स्तर क्या है। आज भी तुम लड़ाई झगड़े कर पड़ते हो पढ़े लिखे होके, तो तभी तो लोग बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें राजनेता। जैसे अमेरिका में ये जात पात नहीं है, वहां लोग इस तरह की फालतू की चीजों पे लड़ते ही नहीं, वहां सब लोग बराबरी के हैं। और जात पात का असर इसलिए दिखता है क्योंकि शिक्षा नहीं है। जिस दिन शिक्षित होगा ना भारत, जात पात का असर भी खत्म। आज जो ये लोग कहते हैं कि भाई इस फला कास्ट के लोग रहते ही गंदगी से हैं, भैया शिक्षा दो, उनको इंपॉर्टेंस बताओ सफाई की, तो उनको समझ आ जाएगी। अभी ये चीज इतनी जल्दी बदलनी नहीं है कि मैंने बोला और तुम बदल गए। अभी तो हो सकता है अगले 200 साल और हमारा जीवन, पीढ़ी दर पीढ़ी, इन सबका, पूरे भारतीयों का जीवन ऐसे ही गंदगी में और नीचे 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 गिरता जाए। इसको उभारना है ना, तो पहली चीज है शिक्षा। क्वेश्चंस करने आने चाहिए तुम्हें। जब तुम्हारे एरिया में कोई भी एमपी एमएलए आए ना, तो तुम ये सबूत देना कि तुम पढ़े लिखे हो। और वो कब पता चलेगा? ये नहीं कि एक बात पूछ ली, उस बात पे तर्क देना आना चाहिए। आपका शब्द भंडार इतना विकसित होना चाहिए कि सामने वाला शर्मा जाए कि यार मैं यहाँ आ तो गया पर मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा। कई बार ऐसा होता है ना, जो बढ़िया वाले पत्रकार है, देखो कैसे बढ़िया तरह से धो देते हैं बड़े बड़े इन लोगों को। क्यों? क्योंकि इनके पास तर्क ही नहीं होते, इनको बोलना ही नहीं आता। तो पहली प्रायोरिटी है शिक्षा। हम वापस आते हैं, ये गलतियां तो बड़े बड़े लोगों ने कर रखी हैं, जो तुम कर रहे हो तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि यहाँ भी तो यही गलतियां हैं। ये सब गलतियां थी, इन्हीं का फायदा अंग्रेज उठाते थे। तो अब हमने देखा कि कैसे पूना समझौता हुआ। इसके बाद थर्ड आरटीसी रखी गई, तीसरी भी आरटीसी, थर्ड आरटीसी। और तीसरी आरटीसी में गांधी जी ने कहा मैं नहीं जाता, कांग्रेस नहीं जाती, ख्याल 46 के आसपास। लेकिन हुआ कुछ नहीं, लंदन में हुई। तो हमने देखा 3 आरटीसी हुई हैं, कांग्रेस सिर्फ सेकंड में गई। कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने गांधी गए, वो भी असफल रही। और एक बात और बता दूं, अंग्रेजों के यहाँ ना एक बहुत बड़ा आदमी था, चर्चिल। चर्चिल ने क्या कहा कि क्या जरूरत थी इन गांधी वांधी जैसे लोगों को तुम्हें बुलाने की, तुम जो है इनको, इनके ऊपर वहां दमन चक्र चलाओ, इनको खूब पीटो इंडियंस को, ये इनकी औकात ही इतनी है, इनको यहाँ बराबरी पे क्यों बैठा दिया। और गांधी जी को उसने कहा ये देशद्रोही फकीर है, देशद्रोही फकीर। इसी के लिए यूज हुआ अधनंगा फकीर, अधनंगा फकीर, नेकेड फकीर। ये एग्जाम में आ जाता है। किसने कहा था गांधी जी को? चर्चिल ने। तो चर्चिल जो है ना, इसको तो हमारा देश का ही पसंद था ही नहीं, और इसका मानना था कि इंडियन व्यक्ति, आदमी थोड़ी है, तो जानवर है, इनको खूब पीटो और इनको जितना हो सके मारो पीटो, इनको इतना एक्सप्लॉइट करो कि इनकी बुद्धि काम ही करना बंद कर दे। वही आज हो रहा है। आज भी तो लोगों को इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है फालतू की बातों में आपस में झगड़वा के कि उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती, वो सही को देख ही नहीं पाते, असली मुद्दों पे उनकी नजर नहीं जाती। यही चर्चिल जैसे लोगों का कहना था। तो गांधी जी के लिए क्या शब्द यूज किया गया? नेकेड फकीर, देशद्रोही फकीर और अधनंगा फकीर। किसने किया? चर्चिल ने। किसमें गांधी जी गए? सेकंड आरटीसी में, जो कि क्या कहलाई कि भारत में असफल थी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों में जाने वाले 2 लीडर अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, अब जल्दी से इसको हम लोग ना पढ़ लेते हैं किताबी भाषा से।
हमने 1929 तक पढ़ लिया था, 1930 मैंने आपको पूरा समझा दिया था, वो किताब से पढ़ना बाकी था। दांडी मार्च मैंने पढ़ाया था दांडी मार्च की नहीं पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया, ठीक है, वैसे समझा दिया था। ये देखो, ये पढ़ाई थी 11 बातें, गांधी जी के 11 बताए थे ना मैंने आपको, 11 सूत्री फॉर्मूला था कि ऐसा ऐसा कर दो, इससे ये होगा। गांधी जी खुद भी जानते थे अंग्रेज नहीं मानेंगे। चलिए, दांडी मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अनुयायी फॉलोअर्स, इनके फॉलोअर्स के साथ, जिनमें वेब मिलर, ये पूछ लेंगे अमेरिकी, कहाँ रहता था ये? गांधी जी के आश्रम में। कौन सा आश्रम था गांधी जी का? साबरमती आश्रम, ये अमेरिकी था। ये 78 अनुयायी प्लस गांधी जी, ये इनमें ही था। एक था साबरमती आश्रम, कहाँ है ये? गुजरात में, अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे। दांडी तक गए थे। उद्देश्य क्या था? नमक कानून का उल्लंघन। नमक क्यों चुना? क्योंकि नमक बेसिक नीड है, गरीब अमीर सब लोग यूज करते हैं। उल्लंघन करना, इस कारण इसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। एग्जाम में आ जाए, नमक सत्याग्रह से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी बात नहीं मानेंगे। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा, तो यात्रा कब से कब तक थी? 12 मार्च से 5 अप्रैल। 6 अप्रैल की सुबह 6:30 बजे नमक बनाया था। नमक कानून तोड़ा, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। सविनय अवज्ञा के कार्यक्रम में देखो क्या हुआ। पहला, नमक कानून और अन्य कानूनों का उल्लंघन, लेकिन ऐसा नहीं कि मर्डर करना है किसी का, नहीं, गलत चीज के खिलाफ आ गए सब लोग। भू राजस्व, जो हम टैक्स देते थे, लगान और अन्य करों का भुगतान न करना। आप जानते हो सरकारें किससे चल रही है? आज भी आपके देश की सरकार चल रही है क्योंकि आप और मैं, हम सब मिलके कर देते हैं। जो वर्ल्ड की बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा, झूठा दावा करते थे हम, वो हमारे टैक्सेस के बेसिस पर करते थे। काम धंधे रुके, टैक्स बंद हुआ तो सरकार लचर पचर निकली। क्यों? क्योंकि राजकोष के नाम पर हमारे पास कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खोखला है, बहुत बुरी हालत में है ये देश, बहुत ही बुरी हालत में। तभी तो सरकारी हर चीज बेची जा रही है। और बेचने के बाद क्या होगा? 5 साल बाद क्या करेंगे? अब तो बेच देंगे क्योंकि सामान है। भाई किसी आदमी को मालूम नशे की आदत पड़ गई, पुश्तैनी जमीन को एक एक करके बेच गया, फिर क्या होगा? उसकी अगली पीढ़ी भूखी मरेगी। तो वही इस देश के साथ होगा। अब जो हमारा पुश्तैनी, ये सब पुश्तैनी है, रेल पुश्तैनी है हमारी, सेल भेल ओएनजी सब पुश्तैनी, क्योंकि हमारे ही पूर्वजों का पैसा उन सबको खड़ा करने के लिए लिया गया था। अब वो सब बेचते जा रहे हैं। फाइनली क्या होगा? कंगाल, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं मिलना इस देश के पास। देश की संपत्ति होती है ऐसी चीजें, हमारे में ये जीरो हो जाएगी तो फिर अगली पीढ़ियों में क्या मिलेगा? तो करों का भुगतान रोक दिया। कानूनी अदालतों का बहिष्कार किया कि तुम कौन हो कानून बताने वाले, अपने कानून हम खुद बनाएंगे। विधानमंडलों का बहिष्कार, चुनावों का, सरकारी समारोह का, सरकारी महाविद्यालय विद्यालय सबका बहिष्कार। यानी हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, हम कह रहे हैं अंग्रेजों को, ठीक है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों का, होली जलाई गई। शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने दिए औरतों ने, व्यापक हड़ताल की, प्रदर्शन किया, हर जगह प्रदर्शन अंग्रेजों के खिलाफ। सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया और नागरिक, सैनिक, पुलिस सेवाओं में शामिल ना होना, यानी हम लोग सरकारी नौकरियों में शामिल नहीं होंगे, ये किया हम लोगों ने। ये 6th फाइल थी, 7th। चलिए, इसके बाद क्या हुआ देखो। अब फिर हुआ पहली गोलमेज सम्मेलन। उस आंदोलन को रुकवाने के लिए तो थी गोलमेज, लेकिन गांधी जी गए नहीं पहली में। 1930 में गोलमेज क्यों बनाई समझे? भारत और हिंदू, ये इंडियंस और विदेशी बराबरी पर दिखाने के लिए है कि बराबरी का दर्जा। पहली गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नवंबर, ये पेपर में आ जाता है बहुत बार, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, 12-13 नवंबर से जनवरी लंदन में हुआ। तो सब लोग कहाँ जाके रहे? लंदन में। इसमें देशी रियासतों के रिप्रेजेंटेटिव भी थे, मुस्लिम लीग वाले भी थे, सारे ही थे, हिंदू महासभा, दलित वगैरह सब। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज, ये नाम तुमने सुना हुआ है ना, जॉर्ज पंचम। कहाँ सुना था ये हमने? जब दिल्ली दरबार लगा था 1911 का, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का टाइम था, तब यहाँ पे जॉर्ज पंचम ने आए थे क्वीन मैरी के साथ, वही जॉर्ज पंचम। ये वहां अभी भी हैं क्योंकि ये तो मरने के बाद हटते हैं ना। और अध्यक्षता प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड, इसका अध्यक्ष कौन था? रेमजे मैकडी। मैकडी के बर्गर खाते हो ना, वो यही है मैकडोनाल्ड, ठीक है। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, बहुत इंपॉर्टेंट, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। फिर कौन गए? बहुत सारे गए। कौन कौन? ये महासभा वाले और ये सारे। हिंदू महासभा, देखो कौन कौन पहुंचे, जो अपने अपने लिए लड़ रहे थे ना, भाई मैं अपने लिए लड़ूं, मैं सबके लिए क्यों लड़ूं, वो गए। हिंदू महासभा गई तो हिंदुओं के लिए, मुस्लिम लीग गई मुसलमानों के लिए, उदारवादी नेता पुराने टाइप के प्रतिनिधियों में, तो इसमें बहुत सारे लोग गए लेकिन कांग्रेस नहीं गई। नेक्स्ट क्या है? B.R. अम्बेडकर ने
दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया। तो दलितों के सबसे बड़े मसीहा कौन बने? B.R. अम्बेडकर, और अम्बेडकर ही हैं जो संविधान के जनक भी हैं। गांधी इरविन समझौता जल्दी से पढ़ लेते हैं फिर, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। 5 मार्च 31 को, अब देखो जनवरी तक बैठक चली है, नवंबर की बैठक जनवरी, अब 1-1.5 महीने में इरविन के ऊपर दबाव है, बंद करवा, इस आंदोलन को बंद करवा। तो इरविन सब काम करेंगे अगर गांधी चाहेंगे तो 5 मार्च 31 को गांधी जी और तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसे दिल्ली समझौता क्यों कहते हैं? क्योंकि गांधी जी महाराष्ट्र से चल के गुजरात बंबई वाले इलाके से और दिल्ली आए, तो दिल्ली समझौता हुआ। इस समझौते में गांधी जी की कई मांगों को मान लिया गया। गांधी जी की सारी मानी गई, बस भगत सिंह वाली छोड़ के बाकी सब मानी गई। कांग्रेस की ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का आश्वासन दिया कि भैया हम ये आंदोलन वापस ले रहे हैं। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज में भाग लेने के प्रस्ताव को भी मान लिया। ये 2 ही बातें कही थी उन्होंने, गांधी ने दोनों मान ली। जिस समय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, कांग्रेस का कराची, आज पाकिस्तान में है, कराची अधिवेशन चल रहा था, उस समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाने की तैयारी की जा रही थी। यानी जब क्रांतिकारी फांसी पर झूल रहे थे ना, उस टाइम ये बड़े बड़े लीडर कराची में जाके अधिवेशन कर रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। यानी ये लोग जाएं भाड़ में, किसी को कोई चिंता नहीं है, तुम अपना अधिवेशन जैसे चल रहा था चलाओ, क्योंकि इनको तो मरना ही था, ये सोच के अपना अधिवेशन कराची का चला रहे हैं। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये कल पढ़ाऊंगी, आज क्लास का टाइम ज्यादा हो गया, तो द्वितीय, तृतीय और कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, ये 3-4 चीजें जो आज समझाई हैं कल पढ़ेंगे इनको। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।